All right, hi everyone. Good evening actually. Just a minute. हाँ, मेरी आवाज आ रही है? Can you guys see the screen as well? ठीक है. So आज हम अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर खत्म कर लेंगे. ठीक है, लास्ट पार्ट है. नोटिस करना what are the important things and what are the key things that we'll learn today. So इसके पिछले वाली क्लास में जो मैंने आपको बताया था पढ़ाया था उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? Like we had understood a background about the क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. देन मैंने वेव फंक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा आपको समरी दिया था. ठीक है, ऊपर ऊपर से बताने की कोशिश करी थी. एंड देन बेस्ड अपॉन दैट हमने मैक्स बॉर्न का ये इंटरप्रिटेशन समझा था, दैट हाउ एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इज रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. एंड देन हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेव फंक्शन कैसा होता है ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स वो देखा था. ऑल्दो याद नहीं करना था, बट ऑपोजिट वे में ज़रूर हमको समझ में आना चाहिए था कि अगर हमें रेडियल वेव फंक्शन या एंगुलर वेव फंक्शन पता पड़ेगा तो उससे हम कैसे ऑर्बिटल के बारे में पता कर सकते हैं. हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे उसको लेकर, राइट. ऑर्बिटल वेव फंक्शन में जो एंगुलर वाला पार्ट है उसमें वी डिड नॉट हाँ, क्या कह रहे हो आदित्य? इफ द होल वेव इज इलेक्ट्रॉन व्हाई डू वी नीड टू फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी? हाँ हाँ, डेफिनेटली. मतलब लाइक दैट इज द वेव इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम अ पार्टिकल पर्सपेक्टिव. ठीक है, जैसे मैंने आपको याद है पहले बताया था दैट वेव फंक्शन जो है अनलेस मेजर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज present as a three-dimensional standing or a stationary wave bound around the nucleus. But when the measurement happens, right, that wave collapses onto a point, onto a location, right? And which are these location in which the likelihood of wave collapsing is going to be high? वही रीजन हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं. ठीक है, सो ये एंगुलर वेव फंक्शन वाला पार्ट हमने देखा था. इसमें हमने नोटिस किया था अगर थीटा फाई नहीं है तो एस ऑर्बिटल रहेगा, राइट. एंड या फिर अगर सिर्फ थीटा फाई नहीं है तो पी जेड या डी जेड स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल रहेगा. ठीक है, नोटिसेबल पॉइंट्स थे. सो आज का डिस्कशन अब हम लोग देखते हैं विद दिस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. नाउ नोटिस करना, मैं आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना नहीं सिखा पाऊंगा. आई विल नॉट बी एबल टू टीच यू टिल द एंड कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस. For that we need another course, a higher course with a lot of mathematical background, ताकि वो मैथ्स हम लोग कर पाएँ, इंटीग्रेशंस वगैरह देख पाएँ. बट यहाँ पर मैं एटलीस्ट आपके साथ में स्टेप्स टेकन फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ज़रूर डिस्कस करूँगा. ठीक है, नाउ किस तरीके से ये डिस्कशन होगा एक एक करके हम लोग प्रोसीड करते हैं. तो एक बैकग्राउंड आपको ऑलरेडी पता है दैट श्रोडिंजर ने हाइड्रोजन एटम के लिए एक जनरल इक्वेशन लिखी representing electron as a wave, three dimensional standing or a stationary wave bound around the nucleus. And then उसको जब हम solve करते हैं तो it gives us possible wave functions, possible results, possible orbitals in which electron is likely to be found. One such result is wave function of 1s orbital. ठीक है, ये 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, इसमें सिर्फ r के ऊपर डिपेंडेंसी है. ठीक है, एज यू कैन नोटिस थीटा और फाई पे डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ r पर डिपेंडेंसी है. s ऑर्बिटल है तो थीटा फाई इंडिपेंडेंट है, राइट, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है. सो दिस एंटायर थिंग जो मैंने ग्रीन में यहाँ पर ऐसे हाईलाइट किया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन ऑफ 1s, राइट. इस वेव फंक्शन में अगर मैं r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो what is it that I get? I get
the amplitude of the electron wave at that location, at that r distance from the nucleus, right? And according to Max Born, जो amplitude का square है, that is related to the probability of finding the electron which corresponds to this wave function. इतना background याद है सबको? ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था. ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. मैक्स बॉर्न ने जो हमें बताया था, ठीक है, उसको ध्यान से नोटिस करना. दैट स्क्वायर ऑफ दिस एम्पलीट्यूड, मैक्स बॉर्न कॉल्ड इट एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ दिस 1s इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है जिसका इलेक्ट्रॉन हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट. सो ये 1s के इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है. नाउ अब when I write this word probability density, so a lot of you get confused with like how is this word density being used over here, because आप लोगों ने जो डेंसिटी के बारे में सुना है, पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? यही पढ़ा है आपने डेंसिटी के बारे में. मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ तो थोड़ा रिस्पॉन्ड करो भाई. ठीक है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. अब नोटिस करना, आपने ये जो डेफिनेशन पढ़ी है डेंसिटी की, ये आपने एक लिमिटेड डेफिनेशन पढ़ी है. आपने जो पढ़ा है वो एक्चुअली मास डेंसिटी के बारे में पढ़ा है. डेंसिटी जो वर्ड है वो अपने आप में एक जनरल वर्ड है which can be used in many other context also. For example, you can have or you will actually come across charge density. आप ये वर्ड भी देखोगे, ये कैसा रहेगा? This will be charge per unit volume. So इसका यूज कब आएगा, कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है. नाउ HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, लाइक एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में शेयर होता है, राइट. बट क्लोरीन के पास ज़्यादा अट्रैक्टिव पावर होती है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एक्चुअली शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स क्लोरीन देन हाइड्रोजन. सो इसमें हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज रेड एज that chlorine has a greater charge density. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, उसका जो रीजन रहेगा वो ऐसे क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड हो जाएगा. तो यहाँ पर हम बोलेंगे यू हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग बोलेंगे वी हैव लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव एंड, और इसको बोलेंगे क्लोरीन वाली साइड को पार्शियल नेगेटिव एंड. ठीक है, पार्शियल को ऐसे डेल्टा सिंबल से डिनोट करते हैं. ये जो सिंबल है मैंने यहाँ पर, ये डेल्टा. तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर जो चार्ज था, कौन सा चार्ज? जो ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो कि शेयर हो रखे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है. ठीक है, इट इज मोर टुवर्ड्स क्लोरीन देन एज टुवर्ड्स हाइड्रोजन. तो हम लोग ये चार्ज डेंसिटी वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक है, दैट जो चार्ज है वो एक तरफ ज़्यादा डेंस है, एक तरफ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक तरफ कम डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट.
और भी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। डेंसिटी वर्ड जो है बहुत जनरल वर्ड है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी का ही एक और एग्जांपल देख लो आप, Li प्लस और Na प्लस, राइट। ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, ठीक है। बट Li प्लस आयन जो है वो छोटा रहेगा, Na प्लस आयन जो है वो बड़ा रहेगा, राइट। तो हम लोग कैसा बोलेंगे कि जो चार्ज है वो Li प्लस में स्मॉल रीजन में है, स्मॉल वॉल्यूम में है, तो इसका चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। मेरा सोडियम आयन जो है सेम चार्ज, +1 चार्ज जो है वही सेम ज़्यादा वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी रिलेटिवली कम है, ठीक है। तो ये चार्ज डेंसिटी समझ में आ रहा है, व्हाट डज चार्ज डेंसिटी मीन। ठीक है। सो डेंसिटी जो वर्ड रहता है ये एक वर्ड सिर्फ और सिर्फ मास के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। ये वर्ड बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का अब आपको मतलब समझ में आएगा, दैट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। और यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ रीजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द रीजन। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आप सोच सकते हो कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। सो यहाँ पर आप नोटिस करना, ठीक है, ध्यान से समझना। लेट्स से मैं आपको एज सिस्टम स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। डू यू थिंक आपकी बॉडी का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर आपकी बॉडी का जो मास है वो कहीं पर ज़्यादा डेंसिटी वाला है, कहीं पर कम डेंसिटी वाला है, राइट। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो अगर मैं आपकी बॉडी की डेंसिटी के बारे में बात करूं, ठीक है, आपकी बॉडी की डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक कि अरे एक ग्लास ऑफ वाटर है, ग्लास ऑफ वाटर के लिए हम लोग बोलेंगे कि हाँ इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, बट आपकी बॉडी की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। जो आपका मास बॉडी का है, ठीक है, अगर मुझे लेट से मास आपकी बॉडी का निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आपकी बॉडी में जगह जगह पर डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी है। तो अपन क्या करेंगे, अपन डिफरेंट डिफरेंट रीजन जो डिफरेंट डेंसिटी वाले हैं उनको नोटिस करेंगे। मान लो कोई डेंसिटी D1 का रीजन है, उसका वॉल्यूम V1 है। कोई रीजन है जिसका डेंसिटी D2 है और वॉल्यूम V2 है। कोई और रीजन है जिसका डेंसिटी D3 है, वॉल्यूम V3 है। इस तरीके से हम लोग करके लाइक ऐड करके आप मास निकाल लोगे, है कि नहीं। इसी को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। D इंटू लाइक DV, यू कैन से डेंसिटी, ठीक है, इंटू DV, और इसका आप इंटीग्रेशन करोगे थ्रू आउट योर बॉडी, ठीक है। ये जो एडिशन होता है, समेशन होता है, वही एक्चुअली ये इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है। उससे आपकी बॉडी का पूरा मास कैलकुलेट होगा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, विच इज़ फेयरली एक्सेप्टेबल, कि जब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी की, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी वर्सेस यहाँ पर मिलने का प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगा ना, ठीक है। यहाँ पर मान लो मैं लाइक एक सर्कल या एक स्फीयर का रीजन ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक स्फीयर का रीजन ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइक सेम साइज का स्फीयर ही मान लो, ठीक है। डू यू थिंक यहाँ यहाँ पर सेम वॉल्यूम एज इन सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी इलेक्ट्रॉन के मिलने की? नहीं ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी डिफाइन दिस डेंसिटी फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये हमें बताएगा दैट कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द
न्यूक्लियस, ठीक है। एंड मैक्स बॉन्ड ने हमें ये बताया कि जहाँ पर लाइक एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा वहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। दिस इज व्हाट द प्रॉपर मैथमेटिकल रिलेशनशिप विच मैक्स बोर्न प्रेजेंटेड। अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? इफ आई वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी देन आई शुड मल्टीप्लाई साइज स्क्वायर विद द वॉल्यूम ऑफ द रीजन, है ना। तो ये वॉल्यूम ऑफ रीजन क्या होगा? तो अब आप एक जनरल किसी रीजन का वॉल्यूम कैसे लिखोगे? तो आप यहाँ पे नोटिस करो, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे होते, ठीक है, इफ यू वर सॉल्विंग आर प्रॉब्लम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो न्यूक्लियस है वो ओरिजिन पे होता, ठीक है। तो कोई जनरल वॉल्यूम, ठीक है, जनरल वॉल्यूम ऑफ अ रीजन हम लोग कैसे लिखते हैं? किसी एक्स पॉइंट पर डी एक्स डी वाई डी जेड डायमेंशन का एक क्यूबाइड होगा, वो हमारा एक जनरल वॉल्यूम लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। और एक क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है? डी एक्स मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो इस क्यूबाइड के डायमेंशन डी एक्स डी वाई डी जेड है, तो इसका जो वॉल्यूम हो गया वो डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड हो गया। अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन, तो अब मैं क्या करूँगा? साइज स्क्वायर को डी एक्स डी वाई डी जेड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नाउ द थिंग इज दैट इट इज नॉट एक्चुअली अ मल्टीप्लिकेशन, इट इज एन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये साइज स्क्वायर ये खुद भी एक्स वाई जेड का फंक्शन रहता है, ये डी एक्स डी वाई डी जेड हम यहाँ पर लेके आएंगे एंड इंटीग्रेशन होगा, एक्चुअली ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और लिमिट्स क्या हो, लिमिट्स क्या होंगी? जैसे आपने नोटिस करा ना, ये जो हमारा वॉल्यूम था, ठीक है, ये जो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, इसका ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है y, और ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है? y प्लस डी वाई, है कि नहीं। तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी वो हमारी रहेंगी, लेट्स से dx की इंटीग्रेशन की लिमिट होगी x से x प्लस डी एक्स, वाई से इंटीग्रेशन रहेगी y प्लस डी वाई, z की इंटीग्रेशन की dz की इंटीग्रेशन की लिमिट्स रहेंगी z से z प्लस डी जेड। तो इससे क्या हो जाएगा? दिस विल हेल्प मी calculate the probability of finding the electron in a region around x comma y comma z, ठीक है, in a region of volume dx dy dz around x comma y comma z। समझ में आया? कैसे लिखा जा रहा है ये? in a region of volume dx into dy into dz around x comma y comma z, ठीक है। अब नोटिस करना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था दैट एज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसा था? जो टोटल वेव फंक्शन है दैट ऑटोमेटिकली ब्रेक्स डाउन इनटू द रेडियल वेव फंक्शन एंड द एंगुलर वेव फंक्शन, ये इसका एक फीचर है। नाउ अब अगर आप टोटल वेव फंक्शन लोगे, ठीक है, और टोटल वेव फंक्शन को लेकर एम्पलीट्यूड निकालोगे, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करोगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे, तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। हाउएवर यू कैन वर्क विद रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट सेपरेटली, ठीक है। आपको चाहिए तो आप रेडियल पार्ट पे फोकस करके आप रेडियल पार्ट से रेडियल वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, रेडियल वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर निकाल सकते हो, उससे आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाएगी, उस रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से आप वॉल्यूम लाइक मल्टीप्लाई करके रेडियल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो और फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। आप एंगुलर पार्ट के साथ में भी अलग से ये कर सकते हो, ठीक है। यू कैन
यूज द एंगुलर वेव फंक्शन। आप उस एंगुलर वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड, उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और उससे फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, एंगुलर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो। ठीक है, एंड फिर जो रेडियल प्रोबेबिलिटी आई और जो एंगुलर प्रोबेबिलिटी आई उनको मल्टीप्लाई करके लाइक ये टोटल प्रोबेबिलिटी भी रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ हाँ, आप दोनों को सेपरेटली फाइंड कर सकते हो। दैट इज द एडवांटेज विद पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम गिव्स अस। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना दैट हमारा मेन फोकस रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर रहेगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद। एंगुलर वाला पार्ट काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा, तो हम लोग अभी उस पर नहीं फोकस करेंगे, बट रेडियल वाले पार्ट को हम लोग अब फर्दर इलेबोरेट करेंगे। ठीक है, तो रेडियल वाले पार्ट से हमें क्या मिलेगा, एक एक करके नोटिस करते हैं। ठीक है, वी विल फाइंड रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन तो नहीं करवाऊंगा आपको, बट मैं आपको ज़रूर स्टेप्स बताऊंगा कि हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो एक एक करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, एज पार्ट ऑफ दिस सब टॉपिक प्राइमरी फोकस इज टू अंडरस्टैंड द ग्राफ्स एसोसिएटेड विद रेडियल वेव फंक्शन। ठीक है, तो इसमें मैं लाइक ग्राफ्स के तरीके से आपको स्टेप्स बताऊंगा कैसे कैसे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले नोटिस करेंगे हम लोग ग्राफ बनाएंगे साई आर वर्सेस आर का। ठीक है, व्हाट इज साई आर? इट इज द रेडियल वेव फंक्शन। ठीक है, उस रेडियल वेव फंक्शन में अगर मैं आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन। ठीक है, तो इस ग्राफ से बेसिकली मुझे समझ में आएगा दैट एम्पलीट्यूड ऑफ रेडियल वेव फंक्शन कैसा वेरी करता है विद डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो किसी r1 डिस्टेंस पर क्या एम्पलीट्यूड है, किसी r2 डिस्टेंस पर क्या एम्पलीट्यूड है, किसी r3 डिस्टेंस पर क्या एम्पलीट्यूड है रेडियल वेव फंक्शन का। ठीक है, वो हमें इस पहले ग्राफ से, इस पहले एनालिसिस से मिलेगा। ठीक है, नोटिस करना अभी उस एम्पलीट्यूड का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कह रहे थे ना, बट क्योंकि ये रेडियल वेव फंक्शन का स्क्वायर है तो हम लोग इसको कहेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द वेव फंक्शन विद डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये भी हम लोग देखेंगे कैसा रहेगा इसका ग्राफ। ठीक है, अब इससे प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो स्टेप्स नोटिस करना। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले लिखा था। ठीक है, that psi square r is radial probability density, and what will be radial probability density? It will be the radial probability of finding the electron in a region upon volume of region. Right, now how do I write volume of region in polar coordinate system? ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो आपने देखा था dx dy dz। ठीक है, बट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम r यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एज अ वेरिएबल मान रहे, तो ये एक किसी जनरल वॉल्यूम को हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं वो नोटिस करना। सो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा दैट जनरल वॉल्यूम ऑफ अ रीजन इज, यू कैन सी यहाँ पर, इज वॉल्यूम ऑफ अ थिन शेल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये आपका न्यूक्लियस है यहाँ पे ओरिजिन पे, इससे किसी r डिस्टेंस पर, ठीक है, आप एक dr थिकनेस का शेल ड्रॉ करोगे, दैट विल बी योर जनरल वॉल्यूम। ठीक है, अब ये वॉल्यूम कितना रहेगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन सब्ट्रैक्ट द वॉल्यूम ऑफ द इनर स्फीयर। इनर स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, और आउटर स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू आर प्लस डी आर का क्यूब। राइट,
तो ये जब आप आउटर स्फीयर माइनस इनर स्फीयर का वॉल्यूम निकालोगे तो आपको ये शेडेड पार्ट का रीजन का वॉल्यूम लाइक दिस शेल का वॉल्यूम मिल जाएगा, which comes out to be 4 pi r square dr. ठीक है, you could have also thought of this in the following manner. You could have also thought of it as area into height, like surface area. ये 4 pi r square surface area हो जाएगा and dr जो है वो thickness हो गई, height हो गई, right? So area into thickness, ऐसे भी आप सोच सकते हो. ठीक है, सो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक जनरल वॉल्यूम कैसे लिखा जाता है वो समझ में आया आपको. ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर. साई स्क्वायर आर क्या हो जाएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. तो अगर अब मुझे रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँगा एंड इंटीग्रेट कर दूंगा. ठीक है, तो इससे मुझे रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. ठीक है, नाउ अगर इफ आई पुट द लिमिट्स, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, अगर मैं केयरफुली लिमिट्स पुट करूँगा तो मुझे और डिटेल समझ में आएंगी. राइट, इफ आई पुट द लिमिट्स r से r प्लस डी आर, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, दिस विल गिव मी रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ रीजन ऑफ वॉल्यूम 4 पाई r स्क्वायर डी आर. ठीक है, this will give me the radial probability of finding the electron. ठीक है, और you can say this will, or another way of saying this is that it will give me the radial probability of finding electron in a region between sphere of radius r and sphere of radius r plus dr. ऐसे भी बोला जा सकता है इसको. राइट, ये समझ में आया? इज दिस क्लियर? ठीक है, इसमें आप नोटिस करना, इसी में इफ आई राइट इट इन दिस वे, ठीक है, अगर जो लिमिट्स है मैं कुछ इस तरीके से ले लूँ, 0 से r लिमिट्स में ले लूँ, तो ये मुझे क्या बता देगा, इफ आई टेक द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू r1, तो इट विल गिव मी द रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बिटवीन 0 एंड r1. लाइक 0 से r1 के बीच में जितना ये रीजन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मुझे निकाल के दे देगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अगर मैं 0 से इन्फिनिटी इक्वेट कर दूंगा, लाइक लिमिट डाल दूंगा, तो एक मुझे क्या दे देगा, it will give me the radial probability of finding the electron between 0 and infinity, and that should come out to be 1. कहीं ना कहीं तो होगा ही सही ना इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? समझ में आया? जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग दो पार्ट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग दो पार्ट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. जो रेडियल प्रोबेबिलिटी होगी और जो एंगुलर प्रोबेबिलिटी होगी उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी सिर्फ रेडियल पार्ट के ऊपर. समझ में आया? बाय स्टडिंग द रेडियल वेव फंक्शन. What do you mean by how? Can you explain your question? वो वापस मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो वाला पार्ट. ठीक है, ये आशुतोष ने पूछा था यहाँ पर दैट he wants to understand the meaning of radial probability. अभी समझ में आ रहा है आशुतोष तुमको?
ठीक है, तो ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका है उसके स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। एम्पलीट्यूड पे पहले फोकस करते हैं, फिर एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करते हैं तो उससे हमें रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलती है, और उससे रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका होता है थ्रू इंटीग्रेशन। ठीक है, वो इंटीग्रेशन कैसे करना होगा वो मैंने आपको समझाया। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे डिफाइन करा जाता है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, हाउ टू टेक द वॉल्यूम ऑफ अ जनरल रीजन, और फिर उसको कैसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर इंटीग्रेट करके रेडियल प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर आप इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 से R1 डालोगे तो रीजन क्या आ जाएगा, 0 से R1 के बीच का स्फीयर। ठीक है, that will be your region. So once you do the integration and put these limits, you will get the radial probability of finding the electron in this region. ठीक है, अगर मैं लिमिट 0 से इन्फिनिटी डालूंगा तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगा ना बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन, है ना। Like if you want to determine the probability of finding the electron in some other region, let's say if I put the limits of this integration from R1 to R2, तो ये क्या दे देगा, it will give me the radial probability of finding electron in region between R1 and R2। लाइक अगर आप ड्राइंग करके समझना चाहोगे तो लेट्स से ये R1 डिस्टेंस है और ये R2 डिस्टेंस है, राइट। तो ये R1 डिस्टेंस और ये R2 डिस्टेंस के बीच में जो रीजन आ रहा है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कैलकुलेट हो जाएगी इफ यू डू द इंटीग्रेशन। नाउ द थिंग इज, ठीक है, जो यहाँ पे नोट लिखना चाहेंगे, वी आर नॉट able to, like as in from our level perspective, at our level of maths, we are not able to do this integration। ठीक है, ये हमको अभी नहीं करना आता है, ठीक है, मे बी 12th क्लास के बाद शायद आपको करना आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना अच्छे से पढ़ते हो 12th क्लास में। अभी इस लेवल पर हमें ये इंटीग्रेशन करना नहीं आता है, ठीक है। सो हम लोग एक्चुअल में ये कैलकुलेशन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अदरवाइज ये कैलकुलेशन करके ही लाइक सारे ऑर्बिटल्स एटसेट्रा के डायग्राम्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अगर आपको लेट्स से 1s ऑर्बिटल का डायग्राम याद है, 1s ऑर्बिटल का डायग्राम कैसा होता था, व्हाट वाज द डायग्राम ऑफ 1s ऑर्बिटल, एक स्फीयर होता था एंड वो क्या डिनोट करता था वो स्फीयर, it used to denote the region inside which the probability of finding the electron is more than 90% or 90%, है कि नहीं। तो ये जो बाउंड्री सरफेस है, ठीक है, ये जो बाउंड्री सरफेस है ये कितने डिस्टेंस पर बनाई है, ठीक है। ये एक्चुअली कैसे आता था, जो 1s का वेव फंक्शन होता है, ठीक है, 1s का वेव फंक्शन जो रहता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं साई स्क्वायर आर, ठीक है, नोटिस करना साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं सच दैट द प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 0.9। कहाँ से कहाँ, 0 से ये जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ तक, ठीक है। एंड इस रीजन के अंदर प्रोबेबिलिटी 0.9 आनी चाहिए, लाइक 90% आ जानी चाहिए। तो वहाँ से ये हम फिर क्वेश्चन मार्क सॉल्व करते हैं कि अच्छा यहाँ पर आप बाउंड्री सरफेस बना दो, ठीक है। इनफैक्ट 1s ऑर्बिटल के लिए ये जो क्वेश्चन मार्क आता है ये आ जाता है आई थिंक 2.66 A0 के बराबर, यानी कि 2.66 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम,
इतना डिस्टेंस पर फ्रॉम द न्यूक्लियस अगर आप एक स्फीयर का सरफेस ड्रॉ करोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% या अराउंड 90% रहती है। ठीक है, बट ये इंटीग्रेशन आपको करना आता नहीं है, इसलिए ये सब वैल्यूज वगैरह आपसे पूछेंगे नहीं। ठीक है, बट आपको आइडिया जरूर होना चाहिए हाउ द प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड। ठीक है, समझ में आया? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बीच में डिफरेंस क्या है? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज कमिंग फ्रॉम द रेडियल वेव फंक्शन, angular probability is going to come from angular wave function, total probability is going to come from total wave function। अभी समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, मतलब जो एक जनरल वर्ड है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन। ठीक है, अब अगर वो वेव फंक्शन रेडियल वेव फंक्शन है तो मैं इसलिए उसको रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कह रहा हूँ। अगर वो एंगुलर वेव फंक्शन होता, उसका एम्पलीट्यूड का मैं स्क्वायर कर रहा होता, तो उसको मैं एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के इक्वल लिखता, राइट। अगर मैं टोटल वेव फंक्शन के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर रहा हूँ तो उसको मैं टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखूंगा। ठीक है, ऑल राइट। अब जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग यहाँ पर एट आर लेवल वी आर नॉट एबल टू डू द इंटीग्रेशन। ठीक है, बट we will visualize integration as area under the following graph। ठीक है, नोटिस करना, हम लोग इंटीग्रेशन तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बट आपको ये पता है ना कि अगर हम लोग कोई y वर्सेस x ग्राफ बनाते हैं, राइट, तो एरिया अंडर द ग्राफ इंटीग्रल y dx होता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, बेसिक कैलकुलस जो आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग ज़रूर यहाँ पर देखेंगे। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे किस किस के बीच में, नोटिस करना, ये हमारा y एक्सेस रहेगा, ठीक है, साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा y रहेगा, और ये हमारा x एक्सेस रहेगा। तो अगर आपसे मैं बोलूँगा एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है? कैन यू सी एरिया अंडर द ग्राफ इज इंटीग्रल y dx, और y पर मैंने क्या ड्रॉ करा है? साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर, और x एक्सेस पर क्या है? r, तो ये dr हो जाएगा। तो ये नोटिस करा आपने, जो एरिया है वो क्या दे देगा? दिस इज व्हाट वी जस्ट ऊपर लाइक कॉल्ड इट एज द रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? इसको हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। सो एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव अस द रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस ग्राफ का जो नाम है, इस ग्राफ को कहा जाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये इस ग्राफ का नाम है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्राफ्स हैं, ठीक है, वो अब नोटिस करेंगे, ड्रॉ करेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाँ, सो आदित्य ध्यान से सुनना, रेडियल वेव फंक्शन के एम्पलीट्यूड का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है।
रेडियल वेव फंक्शन के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है दैट इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिससे हमें रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट होता है। रेडियल प्रोबेबिलिटी का ऑफ कोर्स फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना, इट विल टेल अस in which region electron is more likely to be found. आप मुझसे ये जरूर क्वेश्चन पूछ सकते थे कि सर जो रेडियल वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड के बारे में आप बात कर रहे हो, क्या उस एम्पलीट्यूड का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है? आई वुड से कि नहीं, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इट एक्चुअली was this genius of Max Born who related that amplitude to the probability of finding the electron, and that has a physical significance, that has an important meaning. ठीक है, समझ में आया? ऑलराइट, सो अब यहाँ पे नोटिस करना, हम लोग ये जो तीन ग्राफ्स हैं, ठीक है, क्या क्या ग्राफ्स हैं? साई आर वर्सेस आर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ रेडियल वेव फंक्शन। ठीक है, ये ग्राफ ऑब्जर्व करेंगे किसी एक ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, हम लोग साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ ऑब्जर्व करेंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एंड हम लोग एक तीसरा ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे जो हम लोगों ने इतना मेहनत के बाद फिगर आउट करा है, दैट इज साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर। इस ग्राफ का नाम होगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हम लोग ड्रॉ करेंगे फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। नाउ अब इन ग्राफ्स को ड्रॉ करने का एक तरीका तो है कि मैं आपको वेव फंक्शन दे दूं और आप वेव फंक्शन लेकर प्लॉट करना शुरू कर दो। ठीक है, जैसे इनफैक्ट मैंने आपको यहाँ ऊपर दिया भी था। सो आई हैव गिवन यू दिस वेव फंक्शन ऑफ 1s ऑर्बिटल। ये वेव फंक्शन में अगर मैं आपको बोलूँगा कि अब साई आर वर्सेस आर का ग्राफ बनाओ, तो आप बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो ना। आपको वेव फंक्शन दे दिया है, आप आर का वैल्यू पुट करो और उससे एम्पलीट्यूड निकालो क्या क्या आ रहा है, राइट? आप आर का वैल्यू 0 पुट करोगे, ठीक है, आर का वैल्यू 0 पुट करने पर क्या हो जाएगा? ये e की पावर 0 क्या हो जाता है? 1, है ना? तो ये कुछ यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2 इंटू 1/a0 की पावर 3/2 इंटू 1/4 पाई का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आप r का वैल्यू लाइक 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, या और भी छोटा आपको लेना है तो आपकी इच्छा है, वो लो और उस पर देखो कि कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है। फिर 0.2 एंगस्ट्रॉम पे देखो कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है, 0.3 एंगस्ट्रॉम पे देखो कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है, राइट? तो आप लाइक ये वेव फंक्शन दे दिया मैंने आपको, बैठो और प्लॉट करते जाओ। ठीक है, आप अगर प्लॉट करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, दैट दिस इज अ ग्राफ विच इज लाइक e की पावर -x का ग्राफ। ठीक है, एंड व्हेन यू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ इट कम्स आउट टू बी अ एक्सपोनेंशियल डीके। ठीक है, ये हाइपरबोला का जैसा ही दिखता है बट इसको हाइपरबोला नहीं कहते, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल डीके। जैसे जैसे r का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, आप नोटिस करोगे ये वैल्यू कम होती जा रही है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ऐसा वेव फंक्शन दे दूं तो आप उसका
ये ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे, है कि नहीं? अगर मैं आपको किसी का भी वेव फंक्शन दे दूं किसी भी ऑर्बिटल का और प्लॉट करने के लिए बोलूं, राइट, ये जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़े थे, ये डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शंस पढ़े थे, राइट, कोई सा भी दे दूं मैं आपको, लाइक 3s ऑर्बिटल का दे दूं, राइट, ये लो और प्लॉट करना शुरू कर दो, ठीक है। बट ये बहुत मेहनत हो जाएगी, ये अपने आप में बहुत हार्ड वर्क हो जाएगा। तो इस हार्ड वर्क को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक पैटर्न नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरा हेडिंग है वो ऐसा ही है, पैटर्न्स ऑब्जर्व्ड इन द ग्राफ ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। क्योंकि ये जो वेव फंक्शंस है इनमें ही पैटर्न है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नोटिस किए थे कुछ कुछ पैटर्न, बट इन वेव फंक्शंस में एक्चुअली पैटर्न छुपे हुए हैं, ठीक है। तो वो पैटर्न इनके ग्राफ्स में भी दिखते हैं। तो वो क्या पैटर्न्स रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पे नोटिस करवा देता हूँ, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रहेगा दैट एट r इक्वल टू 0, जब मैं ग्राफ्स ड्रॉ करूंगा साई आर वर्सेस आर के, तो r इक्वल टू 0 पर जो मेरा एम्पलीट्यूड रहेगा वो एक नॉन जीरो वैल्यू रहेगा, अगर मैं 1s या s या 2s 3s किसी भी s ऑर्बिटल का ग्राफ बना रहा हूँ। बट अगर मैं किसी p ऑर्बिटल के वेव फंक्शन का, d ऑर्बिटल के वेव फंक्शन का, किसी और ऑर्बिटल के वेव फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ, तो उसमें ओरिजिन पर एम्पलीट्यूड भी 0 रहता है, ठीक है। ग्राफ ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा r इक्वल टू 0 पर, ठीक है। ये समझ में आया? नाउ नोटिस करना, ठीक है, एट r इक्वल टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पैटर्न रहेगा दैट एट r इक्वल टू इंफिनिटी जो एम्पलीट्यूड है ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल हो, p ऑर्बिटल हो, d ऑर्बिटल हो, f ऑर्बिटल हो, ठीक है, सबका एम्पलीट्यूड, जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ, सो एज यहाँ पे नोटिस करना r इक्वल टू इंफिनिटी मतलब फार फार अवे क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन विल टेंड टू 0 ओनली, कोई सा भी ऑर्बिटल हो, एस ओ पी ओ डी ओ, सबके केस में द एम्पलीट्यूड टेंड्स टू 0 as we move away from the nucleus, far away from the nucleus, ठीक है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम ग्राफ्स में नोटिस करेंगे इज जहां जहां पर रेडियल नोड होंगे, ये अपन ने पिछली क्लास में भी नोटिस किया था, वहां वहां पर एम्पलीट्यूड 0 होगा। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था ना, रेडियल नोड्स आर लोकेशंस जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है। तो प्रोबेबिलिटी 0 क्यों आ रहा होगा, क्योंकि वहां पर एम्पलीट्यूड 0 आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर रेडियल नोड्स होंगे वहाँ वहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सेस को कट करेगा, ठीक है। द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सेस एंड चेंजेस इट्स साइन। चेंजेस साइन का मतलब क्या हो गया, एम्पलीट्यूड जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना, राइट। तो जैसे आपको याद है वो जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था एक स्टैंडिंग वेव का, राइट, तो इसमें कैसा था, ये जो नोड है इसके अक्रॉस कैसा हो रहा है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 है, इसके पहले यहाँ पर पॉजिटिव है, इसके आगे यहाँ पर नेगेटिव है, फिर नेगेटिव के बाद वापस पॉजिटिव, लाइक एम्पलीट्यूड का साइन है ये, जो कि चेंज होता है अक्रॉस नोड्स, ठीक है।
तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये हमें पैटर्न फिगर आउट करने में हेल्प करेंगी इन ग्राफ्स ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक एक करके नोटिस करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले आप नोटिस करना 1s ऑर्बिटल का ग्राफ। ठीक है, 1s ऑर्बिटल का अगर मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलूँगा और ये 3 पॉइंट्स हम लोग ध्यान में रखेंगे, राइट। पहला पॉइंट क्या था, r इक्वल टू 0 पर s ऑर्बिटल का ग्राफ किसी नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होगा। दूसरा पॉइंट था r इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब फार फार अवे जो ये एम्पलीट्यूड है ये 0 को अप्रोच करेगा, है कि नहीं? ये समझ में आया? अच्छा, 1s में कहीं पर कोई रेडियल नोड होता है? कोई रेडियल नोड नहीं होता, तो एम्पलीट्यूड कहीं पर एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो यहाँ ऊपर से स्टार्ट होगा और फिर ये नीचे इस तरीके से बस जाता चला जाएगा। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ 1s का रेडियल वेव फंक्शन लाइक द एम्पलीट्यूड। ठीक है, समझ में आया 1s का? ठीक है, अभी इसी के पैरेलल में अगर मुझे साई स्क्वायर वाला ग्राफ बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट स्क्वायर कर देना है, मतलब ये जो एम्पलीट्यूड था उसी को स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये मेरा साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बन जाएगा। ऑल्दो इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना, दैट इज द नेम गिवन टू दिस ग्राफ। ठीक है, इस वाले ग्राफ का क्या नाम था, इस वाले ग्राफ का नाम था एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन। ठीक है, इस वाले ग्राफ का क्या नाम है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1s का कैसा है ग्राफ? एम्पलीट्यूड इज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। नाउ अब नोटिस करना, टू एस ऑर्बिटल में, ठीक है, 2s ऑर्बिटल में कैसा रहेगा, आप नोटिस करना ये ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ। r इक्वल टू 0 पर ग्राफ किसी नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट हुआ ऊपर से, है ना। देन इसके बाद में एक नोड रहता है 2s ऑर्बिटल में, देयर इज वन रेडियल नोड। तो वहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, लाइक यहाँ से नीचे आ जाएगा, कट कर जाएगा, एम्पलीट्यूड जो पहले पॉजिटिव था, ठीक है, यहाँ पर यू कैन से पॉजिटिव एम्पलीट्यूड था। ठीक है, रेडियल नोड पर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, एंड उसके बाद में एम्पलीट्यूड अपना साइन चेंज कर लेगा, नेगेटिव एम्पलीट्यूड रहेगा, राइट, एंड देन फार फार अवे, ठीक है, फार फार अवे अगेन जो एम्पलीट्यूड है वो 0 को अप्रोच कर जाएगा। इस तरीके से ये ग्राफ रहेगा। अगर साइज स्क्वायर का बनाना है, ये वाला ग्राफ बनाना है, तो बस नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव कर दो, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव कर दो, बाकी जो स्केल वगैरह चेंज होगा वो ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पर वैसे भी स्केल तो ड्रॉ कर नहीं रहे, हम लोग एक जनरल नेचर ही देख रहे हैं ग्राफ्स की कैसी है बस। ठीक है, ये समझ में आया? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? 2s का ग्राफ भी समझ में आ रहा है? अच्छा, मुझे 2p ऑर्बिटल का ग्राफ, रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके बता दो कैसा रहना चाहिए। नेगेटिव एम्पलीट्यूड मतलब मीन पोजीशन के नीचे है एम्पलीट्यूड, लाइक ये कोई एक सिंपल वेव फंक्शन मैंने बताया था आपको, लाइक ये आपके सामने एक वेव है, तो जो ऊपर है उसको हम लोग पॉजिटिव एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो नीचे उसको नेगेटिव एम्पलीट्यूड कहते हैं,
ये तो हम लोग मीन पोजीशन डिफाइन करते हैं ना, उसके ऊपर नीचे पॉजिटिव नेगेटिव असाइन करते हैं। टू पी का वेव फंक्शन कैसा होगा? कैसा रहेगा टू पी का ग्राफ? राइट, इसमें कैसा होगा, ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने बताया था टू पी ऑर्बिटल या कोई भी पी डी एफ ऑर्बिटल होगा तो उसमें ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। फार फार अवे भी जीरो होगा एंड इट विल नॉट कट एनीवेयर बिकॉज देयर इज नो रेडियल नोड इन द टू पी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये ऐसा इंक्रीज डिक्रीज क्यों हो रहा है, तो उसके लिए फिर आपको टू पी का वेव फंक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। टू पी का वेव फंक्शन जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टू पी का वेव फंक्शन ये नोटिस करो, इसमें नोटिस दिस पार्ट, ठीक है। जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ता है तो आर का वैल्यू बढ़ने से ये सिग्मा का वैल्यू जो है वो तो बढ़ेगा, और जो ये ई की पावर माइनस सिग्मा वाला टर्म है ये कम होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग ग्राफ में एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ते जाते हैं, एक टर्म बढ़ता है और एक टर्म कम होता है। स्टार्टिंग में ये सिग्मा वाला पार्ट डोमिनेट करता है, इसलिए ग्राफ चढ़ता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में फिर ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट डोमिनेट करने लग जाता है तो फिर ये डिक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाई द इंक्रीज एंड डिक्रीज हैपेंस, ठीक है। बट आप इसको इंक्रीज डिक्रीज को सिंपल तरीके से भी अब्जॉर्ब कर सकते हो, समझ सकते हो बाय नोटिसिंग दिस पॉइंट कि यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, बीच में कहीं पर भी जीरो नहीं रहेगा, इंक्रीज करके डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये टूपी का समझ में आया? ठीक है। अब 3s का, चलो 3s का बनाओ, लेट मी नो 3s का वेव फंक्शन कैसा रहेगा।
ऑलराइट, सो यहाँ पर आप लोगों ने अटेम्प्ट ले लिया है। ग्राफ ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा, ऊपर से कहीं से स्टार्ट होगा, राइट। बीच में 2 रेडियल नोड्स आएंगे, तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव से एक्स एक्सेस कट करेगा, नेगेटिव हो जाएगा, फिर से वापस एक्स एक्सेस कट करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 रेडियल नोड्स हो गए, एंड देन इवेंचुअली अगेन इट बिकम्स और अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, राइट। और साइज स्क्वायर वाला ग्राफ बनाना होगा तो बस ये नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव कर देना, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आया ये? इसमें एक चीज नोटिस करना कि ये जो साइज रहेगा ऑफ दीज लाइक पीक्स, छोटा छोटा पीक्स, दिस एक्चुअली डिक्रीजेस as we move away from the nucleus. ठीक है, क्लियर है ये? ऑल राइट, देन 3p का ड्रॉ कर दो फटाफट। 3p का कैसा रहेगा? ठीक है, ये 3p का समझ में आ गया सबको? थ्री डी का भी समझ में आ जाएगा। चलो 7f का ड्रॉ कर दो। 7f का कैसा होगा? किसी भी रैंडम का अगर मैं आपसे करवाऊँ तो आई थिंक आपको पैटर्न समझ में आ गया है। 7f का ड्रॉ कर दो फटाफट से। 7f का रेडियल वेव फंक्शन कैसा दिखेगा?
ये वाला बन रहा है सबका? Is everyone able to draw this kind of graphs for 7F? Is there a doubt? ऑल राइट, ठीक है। अब ये तीसरा वाला ग्राफ भी आप लोग नोटिस करना, ठीक है। तीसरा वाला ग्राफ क्या था? साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेज आर, ठीक है। ये ग्राफ था विच वी कॉल्ड एज द radial probability distribution, right? Area under this graph gives us the probability of finding the electron, ठीक है। नाउ ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो ग्राफ रहेगा, साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेज आर, ये भी वैसा ही पैटर्न फॉलो करता है जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा था, ठीक है। एक्सेप्ट द फर्स्ट पॉइंट चेंजेस अ बिट, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स एज इट इज रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट में बस ये वाला पार्ट आप हटा दो, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे के सारे ग्राफ्स जो हैं वो जीरो से स्टार्ट होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो ही रहेगी। जो r इक्वल टू जीरो है वो मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी जीरो रहेगा। सब के सब ग्राफ्स s का है, p का है, d का है, f का है, किसी भी ऑर्बिटल का है, सब ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। फार फार अवे भी प्रोबेबिलिटी जीरो अप्रोच करेगी, लाइक फार फार अवे इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी जीरो ही रहेगा, ग्राफ भी जीरो को ही अप्रोच करेगा। एंड बीच बीच में जहां पर रेडियल नोड होगा, ठीक है, वहां पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करना,
हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर मैं 1s ऑर्बिटल का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कैसा रहेगा? इट विल बी 0 एट r इक्वल टू 0, ठीक है। फार फार अवे भी ये ग्राफ 0 का अप्रोच करेगा, और बीच में कहीं पर भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्योंकि बीच में कहीं पर भी रेडियल नोड नहीं है। तो ये इंक्रीज करेगा एंड देन डिक्रीज करेगा, ठीक है। दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज व्हाट? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ इसमें एक ये डेटा पॉइंट मैं आपको याद रखने के लिए बोलूंगा, दैट फॉर 1s ऑर्बिटल, ठीक है, फॉर एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, बी इट हाइड्रोजन और हीलियम प्लस आयन, ये जो मैक्सिमा आ रहा है, कैन यू सी कहाँ पर ये मैक्सिमा आ रहा है? ये मैक्सिमा जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सर 0.1 एंगस्ट्रॉम पर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि ये ग्राफ बनाओ और 0.1 एंगस्ट्रॉम पर एक थिन स्ट्रिप का एरिया लो, ठीक है। लाइक यू विल नॉट बी एबल टू टेल मी एग्जैक्टली 0.1 एंगस्ट्रॉम पे कितना होगा, बट आप 0.1 एंगस्ट्रॉम के अराउंड एक छोटा सा स्ट्रिप लो, लाइक थिन, एक्सट्रीमली थिन स्ट्रिप, और उसका जो एरिया अंडर द ग्राफ रहेगा वो आपका प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर थिन स्ट्रिप का एरिया वर्सेस यहाँ पर थिन स्ट्रिप का एरिया, लाइक ये बढ़ता जा रहा है ना, और फिर कम होता जाएगा। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज, यू कैन से, इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग। कहाँ पर मैक्सिमम रहेगा वो डिस्टेंस आप याद करना, ठीक है। 0.529 एंगस्ट्रॉम रहता है फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर कोई और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगा तो उसके लिए इट कम्स आउट टू बी 0.529 अपॉन z, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये समझ में आया? चलो 2s ऑर्बिटल के लिए ड्रॉ करके बता दो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कैसा रहेगा फॉर 2s ऑर्बिटल।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा रहेगा। ठीक है, इसमें ये चीज नोटिस करना, जो ये साइज ऑफ मैक्सिमाज है, मतलब ये जो ऐसे पीक्स बनेंगी, ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनती जाएंगी। ठीक है, जैसे इसके पिछले वाले में डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता था ना, यहाँ पर ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनता है। ठीक है, क्यों बनता है, वो उसके पीछे का वेव फंक्शन है। ठीक है, ऑलराइट। देन ये 2p का रहेगा। 3s का कैसा रहेगा? नहीं नहीं, इसका मैक्सिमा अलग जगह आएगा। नहीं, ये जो मैक्सिमा है वो अलग लोकेशंस पे आएगा, वो वेव फंक्शन को सॉल्व करके पता पड़ता है। ऑलराइट, ये 3s का हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ ड्रॉ करने आ गए अब आपको। लाइक ये 3p का रहेगा, ये 3d का रहेगा, राइट। 7f का देखो, 7f का कैसा बनेगा, फटाफट टेक एन अटेम्प्ट। 7f का रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ, हाउ विल इट लुक लाइक? ऑलराइट, इस तरीके से रहेगा ये ग्राफ। क्लियर है सबको?
ऑल राइट, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, डेफिनेटली, ठीक है, चलो। तो ये आपका ग्राफ्स हो गए, इन ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ करना रहेगा वो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, लेट मी जस्ट रब द आंसर्स फटाफट फटाफट। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर। कुछ कुछ प्रीवियस ईयर मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस भी हैं, तो वो भी आप ट्राई करना, लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। ऑल राइट, चलो फटाफट बताते जाओ, इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। ऑल राइट, सिंपल है, इसका डी ऑप्शन आंसर आ रहा है, राइट। 4D है, 4D में एक ही रेडियल नोड होता है, वो यहाँ पे दिख रहा है, इसमें बाकी सब में मल्टीपल रेडियल नोड्स हैं। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, लेट मी एक्चुअली रब दीज। ठीक है, फटाफट करो। इसमें मैच द कॉलम में वन और मोर देन वन भी मैच हो सकता है।
ऑलराइट, चलो देखते हैं, आंसर आना शुरू हो गए एक एक करके। जो पहला वाला है, ठीक है, इसमें यू सी दैट देर आर 3 रेडियल नोड्स, ठीक है। तो 3 रेडियल नोड्स देखकर आपको लगेगा शायद 4s भी है, 5p भी है और 6d भी है, ठीक है। p भी लगेगा, q भी लगेगा और s भी लगेगा बाय लुकिंग एट 3 रेडियल नोड्स। बट नोटिस द फैक्ट दैट ग्राफ ऊपर से भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये s ऑर्बिटल का ही ग्राफ है। तो द ओनली explanation for this graph comes from P option, 4s orbital, ठीक है। whereas in the next B option में यहाँ पर भी 3 रेडियल नोड्स हैं, 1 2 और 3, ठीक है। एंड ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 3 रेडियल नोड्स हैं। आप नोटिस करना, लाइक आई होप यू आर एबल टू सी एंड काउंट द 3 रेडियल नोड्स। यहाँ पर 4s में 4 minus 0 minus 1, that is 3 radial nodes, 5 minus 1 minus 1, 3 radial nodes, 3 minus 0 minus 1, that is 2 radial nodes, and 6 minus 2 minus 1, that is 3 radial nodes. Like n minus l minus 1 रहता है ना, number of radial nodes. एंड ग्राफ ओरिजिन से, सबका ही ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली, तो इसके लिए P Q एंड S तीनों ऑप्शन सेटिस्फाइड रहेंगे, तीनों के लिए ये हो सकता है, ठीक है। देन एंगुलर प्रोबेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई, ठीक है। मतलब हमने देखा था दैट एस ऑर्बिटल जो रहते हैं उनमें तो थीटा और फाई रहता ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर पी एक्स और डी एक्स फाई रहेगा जिसमें थीटा और फाई दोनों पे रहेगा, तो ये क्यू और एस हो जाएगा। एंड नो एंगुलर नोड विल बी प्रेजेंट। नो एंगुलर नोड किस में होता है? ओनली एस ऑर्बिटल्स आर वंस जिनमें एंगुलर नोड नहीं होते, ठीक है, बाकी पीडीएफ सब में होते हैं। तो ये आपका पी एंड आर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ओवरऑल आंसर रहेगा। विघ्नेश का ऑलमोस्ट क्लोज था, बट ठीक है, एक छोटा सा गड़बड़ हो गया। आई थिंक दैट वाज द क्लोजेस्ट आंसर, बट हाँ, आदित्य ने पूरा सही दिया है, आमोद ने भी थोड़ी सी गड़बड़ें कर दी, ठीक है। एक आदित्य ने पूरा सही दिया है बस, ठीक है। क्लियर है? बाकी सबको भी कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो, ऑल राइट, ये वाला बताओ, इसका क्या आंसर रहेगा? ये लास्ट ईयर जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ऑलराइट, सो इसमें आंसर आ रहा है सी ऑप्शन। ठीक है, लाइक इट कैन बी जीरो फॉर 1s ऑर्बिटल, ये तो गलत है। ठीक है, 1s ऑर्बिटल में तो कोई रेडियल नोड होता ही नहीं है, नो रेडियल नोड, राइट। इट कैन बी नेगेटिव फॉर 2p, राइट। ये भी यहाँ पर गलत हो गया, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इट कैन बी जीरो, यस ये सही है। कहाँ पर? एट द लोकेशन जहां पर रेडियल नोड्स होंगे, राइट। 2s में इट कैन नेवर बी जीरो, नहीं ये गड़बड़ हो गया ना। इट कैन बी जीरो एट रेडियल नोड्स। ठीक है, नहीं नहीं, 1s ऑर्बिटल के लिए जीरो तो होता ही नहीं है ना। 1s ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ तो ऊपर से ही चालू होता है। ठीक है, हाँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो जरूर आपका जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऑलराइट, सो इसमें कहाँ पर क्या रहेगा आंसर आपका? जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी ना, राइट। सो रीजन ए और रीजन सी, ठीक है, इज दिस क्लियर?
लाइक स्क्वायर करना पड़ेगा एम्पलीट्यूड का, मतलब जैसे ये तो आपका क्या है, साई वर्सेस एक्स का ग्राफ है, इसी का आप अगर साई स्क्वायर का ग्राफ बना रहे होते तो वो कैसा दिखता? जो नेगेटिव वाला पार्ट है बस उसको आप पॉजिटिव कर दो। ठीक है, नहीं एक्चुअली ये ग्राफ जो है वो रेडियल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे नहीं बनाया है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइक यहाँ पर जैसा है वैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं ना। दिस इज नॉट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ये। ठीक है, इज दिस क्लियर? ऑलराइट, चलो ये वाला बता दो, ये तो काफी इजी हो गया। इसका क्या रहेगा आंसर? राइट, सिंपल है इसमें तो। बी ऑप्शन आंसर आ गया आपका, 2s ऑर्बिटल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है मतलब s ऑर्बिटल है, और एक रेडियल नोड है मतलब 2s है। ठीक है, क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। लेट मी रब द आंसर्स, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये जे एडवांस का रहेगा आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट ठीक है, आप लोग ऑप्शंस की हेल्प ज़रूर लेना एंड देन ट्राई टू फिगर आउट, शुड बी एबल टू गेट। ठीक है, जस्ट मिनट। हाँ, दिख रहा है आपको ग्राफ एज इन लाइक क्वेश्चन? ठीक है, हाँ ट्राई करो।
राइट। सो यहाँ पर हम लोग कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, 31st क्वेश्चन जैसा हुआ, ठीक है। सो आप नोटिस करना 31st में 1s 1s ऑर्बिटल में 1 रेडियल नोड, तो ये तो गड़बड़ हो गया, राइट। 4r 3dz² में xy नोडल प्लेन, ऐसा तो नहीं होता था, ये भी गड़बड़ हो गया। 2p 2s ऑर्बिटल में 1 रेडियल नोड, ठीक है, यहाँ तक का सही दिख रहा है। एंड जो p वाला ग्राफ है वो भी ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, s ऑर्बिटल और एक रेडियल नोड मतलब 2s ऑर्बिटल, तो ये सही मैच कर गया c। व्हाट अबाउट 3p 2pz और ये cos थीटा वाला टर्म, तो ये यहाँ से यहाँ तक का तो ठीक लग रहा है, बट ये जो p वाला है ये गड़बड़ हो गया ना, बिकॉज 2p में कोई भी रेडियल नोड नहीं होता, ठीक है। 31 का यस, द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, गुड। 32 में बता दो, 32 का क्या आ रहा है? ऑलराइट, सो 32 में कैसा आ रहा है? 11s, ठीक है। ये एक्चुअली 1 और 1 तो है ही सही। व्हेन यू लुक एट दिस द वेव फंक्शन, इसमें इसमें पॉलिनोमियल ही नहीं है, सो द ऑर्डर इज एक्चुअली 0 एंड नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज आल्सो 0, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये 1s ऑर्बिटल का है, ठीक है। तो ये 1 तो ठीक है। एस वाला पार्ट ये आपको बोर्स मॉडल से कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन 32 का करेक्ट आ जाता है। 2s ऑर्बिटल का ये वेव फंक्शन तो बिल्कुल नहीं मैच करेगा, क्योंकि इसमें वेव फंक्शन 1s ऑर्बिटल का है, ठीक है। देन 1p 1s ऑर्बिटल, ये 1 है, और ये p, ये वाला भी गड़बड़ हो गया, p वाला पार्ट गड़बड़ हो गया इसमें, राइट, बिकॉज ये यहाँ पर रेडियल नोड के बारे में बात कर रहे हैं। 1s ऑर्बिटल में देयर इज नो रेडियल नोड। एंड 14r तो ऐसे गड़बड़ हो गया, 1s ऑर्बिटल में xy प्लेन थोड़ा नोडल प्लेन होता है, ठीक है। 33rd वाले में आप नोटिस करोगे, इन द 33rd इनकरेक्ट पूछा है, राइट। तो ये इनकरेक्ट में हम लोग कैसे जाएंगे? अब आप यहाँ पे नोटिस करना 11r जो है, ठीक है, 11r, सो 1 और 1 तो ठीक है, और r द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, ये भी ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसका ग्राफ देखा ना 1s का, नॉन जीरो वैल्यू से ऊपर से स्टार्ट होता है एंड इट विल जस्ट कीप ऑन डिक्रीजिंग। 2q 2s ऑर्बिटल 1 रेडियल नोड q, इसका मुझे पता नहीं है, आई विल हैव टू थिंक, मतलब 2 से 2 का तो मैच हो रहा है, बट q प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट द न्यूक्लियस, इसके लिए मुझे वेव फंक्शन चाहिए ना 2s का, वो तो दिया नहीं है, तो ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा छोड़ देता है। 13r 1 और 3 मतलब 1s ऑर्बिटल में cos थीटा, तो ये तो डेफिनेटली गड़बड़ हो गया, ठीक है। 1s ऑर्बिटल के वेव फंक्शन में cos थीटा थोड़ा ना आ सकता है। एंड 11s तो मैंने ऊपर ही सही करेक्ट करा है, तो यहाँ पर 33rd में एक्चुअली ऑप्शंस ने मुझे थोड़ा हेल्प करा, एंड सी ऑप्शन डेफिनेटली इनकरेक्ट है। बाकी फिर जो बी ऑप्शन है वो मुझे पार्शियली मैं बता सकता हूँ, पार्शियली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले पार्ट के लिए आई वुड नीड द वेव फंक्शन का नॉलेज,
ठीक है, वो मैंने रटा नहीं मारा है तो इट्स ओके, स्टिल आई एम एबल टू गेट दी आंसर। ठीक है, ये समझ में आया सबको कैसे ये क्वेश्चंस हैं, कैसे हम लोगों ने इनको प्रैक्टिस किया? चलो ग्रेट, सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद द चैप्टर। एक छोटा सा पार्ट और बचा था, वो मैं चलो नेक्स्ट टाइम पे ले लूंगा, बट नेक्स्ट टाइम पे आई वुड लाइक टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर एज वेल, दैट इज मोल कंसेप्ट। ठीक है, आज का थोड़ा सा बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में जरूर हैंडल करके क्लोज कर लेंगे, अदरवाइज यू आर ऑलमोस्ट डन विद द चैप्टर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नहीं, चलो ऑल राइट देन लेट्स क्लोज द सेशन। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।